एनसीईआरटी सार संग्रह सब्जेक्टिव का यह प्राचीन भारत के इतिहास का मौर्योत्तर काल से संबंधित तथ्य है। मतलब मौर्य काल के बाद के समय के काल को हम यहाँ पर देखेंगे। मौर्योत्तर काल, इसको देखेंगे यहाँ पर। इसमें है कि मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या के पश्चात शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश के साथ ही मौर्योत्तर काल की शुरुआत मानी जाती है। मौर्योत्तर काल की सर्वप्रमुख घटना यह रही है कि इस काल में भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। जिन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए वे क्रमशः यूनानी, शक, पल्लव यानी पार्थियन तथा कुषाण थे। फिर शुंग वंश में है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें उसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक एक टीका ग्रंथ लिखा। पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर महाभाष्य नामक एक टीका ग्रंथ लिखा। किसने? पतंजलि ने लिखा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध ग्रंथ का उत्प्रेरक था, मतलब दुश्मन था, बौद्ध धर्म का उत्प्रेरक था। किंतु भरूच स्तूप बनवाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में हुए यवनों के आक्रमण का वर्णन मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होता है। यवनों के आक्रमण का वर्णन कहाँ मिलता है? मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास रचित प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें विदर्भ शासक यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका तथा पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है और इसमें है कि विदर्भ का जो शासक था यज्ञसेन, उसकी चचेरी बहन मालविका तथा पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम की कथा का वर्णन है मालविकाग्नि मित्र में। विदिशा बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ की स्थापना शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र द्वारा करवाई गई थी। विदिशा बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ की स्थापना शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र द्वारा करवाई गई थी। भागभद्र के ही दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीलाइकिड्स का दूत बनकर हेलियोडोरस आया था। उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव द्वारा कर दी गई थी। अब कण वंश, इसका समय है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व के बीच। कण वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिसने 75 ईस्वी पूर्व में अंतिम शुंग वंशी शासक देवभूति की हत्या कर कण वंश की नींव डाली। कण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था इसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई। फिर है सातवाहन वंश, 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक। 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक बहुत लंबा समय है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहनों का साम्राज्य विस्तार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। सातवाहनों की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन वंश का पहला प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम था,
जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजस्वीय यज्ञ किया। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण की। दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण किसने किया था? सतकर्णी प्रथम ने किया था। तथा मालव शैली में गोल मुद्रा जारी की। मालव शैली में गोल मुद्रा किसने जारी करवाया था? तो सतकर्णी प्रथम ने करवाया था। सतकर्णी के सिक्कों पर श्री 7 का उल्लेख प्राप्त होता है। श्री 7 का उल्लेख मिलता है सतकर्णी के सिक्कों पर। सातवाहन शासक हाल कवि एवं विद्वानों द्वारा आश्रयदाता था। सातवाहन शासक हाल कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। कवि हाल द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की गई। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया? तो कवि हाल ने किया है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसके विजय की जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसे दी गई है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को। तथा माना जाता है कि इसके घोड़े 3 समुद्र में पानी पिया करते थे। इनके घोड़े जो थे वो 3 समुद्र में पानी पीते थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। शक शासक तक नहपान को पराजित किया था। किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी के पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी शासक बना, जिसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी ने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया तथा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। यज्ञ श्री सतकर्णी सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कौन? यज्ञ श्री सतकर्णी सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। किसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए हैं? तो यज्ञ श्री सतकर्णी सतवाहन के सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो उसकी जल यात्रा एवं व्यापार के प्रेम को दर्शाता है। कार्ले चैत्य एवं अमरावती स्तूप का विकास सतवाहनों द्वारा किया गया। किसका? तो कार्ले चैत्य है। कार्ले चैत्य तथा अमरावती स्तूप का विकास सतवाहनों द्वारा किया गया। सतवाहन काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी तथा शासन में महिलाओं का हस्तक्षेप प्रभावी रूप से रहता था। अब है सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सर्वप्रथम समांतिक लक्षण इस काल से दृष्टिगोचर होते हैं। इस काल में सामंतों के 3 श्रेणियां राजा, महाभोज तथा सेनापति देखने को मिलती है। इस समय जिले को आहार कहा जाता था। जिले को आहार कहा जाता था कब? तो समांती काल में, सतवाहनी काल में, जिनमें अमात्य तथा महामात्य नामक अधिकारी होते थे। आहार में, जिला में गौलमिक ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता था। ग्राम प्रशासन का अधिकारी कौन होता था? तो गौलमिक होता था। गौलमिक। इसके बाद है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन है। इस समय कृषकों के 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। इस समय व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। मिलिंद पन्हों एवं महावस्तु से व्यवसायियों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों के विषय में ज्ञात होता है। इनके प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। इनके सोने के सिक्कों को सुवर्ण एवं चांदी के सिक्कों को कशार्पण कहा जाता था। सोने के सिक्कों को सुवर्ण तथा चांदी के सिक्कों को कशार्पण कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम शीशे लेड की मुद्राएं यानी शीशे की मुद्राएं सातवाहनों ने चलाई थी। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने तांबा, पोटिन, तांबा, जिंक, सीसा आदि के मिश्र धातु सिक्के चलवाए। इन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम
दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। अब है चेदी वंश यानी महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन चेदी वंश, उसी का दूसरा नाम है, चेदी वंश का दूसरा नाम महामेघवाहन वंश। कलिंग में चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। खारवेल चेदी वंश का सबसे महान शासक था। चेदी वंश का सबसे महान शासक खारवेल था। इसने महापद्मनंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति को वापस कलिंग लाया। किन्होंने? खारवेल चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसने महापद्मनंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति को वापस कलिंग लाया था। फिर है खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, जिसकी जानकारी उसके हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए, जिनमें उदयगिरी में 19 एवं खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण शामिल है। उदयगिरी में 19 गुहा और खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण करवाया। अब है विदेशी शासक। विदेशी शासक में है इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मौर्योत्तर काल में लगातार आक्रमण हुए, जिनमें पहला आक्रमण हिंद यवनों द्वारा किया गया। डेमेट्रियस प्रथम ऐसा पहला शासक था जिसने भारत की सीमा में प्रवेश किया तथा साकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। किसने? डेमेट्रियस प्रथम ने। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था। हिंद यवन शासक सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में उसे मिलिंद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा राजा मिनांडर के बीच संपन्न हुए वाद विवाद का संकलन है। बौद्ध ग्रंथ है, मिलिंद पंथों क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा राजा मिनांडर के बीच संपन्न हुए वाद विवाद का संकलन है। मिनांडर पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के किसने चलवाए? मिनांडर ने चलवाए। इसके सोने के सिक्के पर धर्म चक्र में चांदी के सिक्के पर द्रम शब्द का अंकन प्राप्त होता है। सोने के सिक्के पर धर्म चक्र तथा चांदी के सिक्के पर द्रम शब्द का अंकन प्राप्त होता है। हर्मियस यूक्रेटाइड्स इस वंश का अंतिम शासक था। हर्मियस यूक्रेटाइड्स इस वंश का अंतिम शासक था। अब है यवनों की भारत को देन। यवन ने भारत को क्या दिया? भारत में ज्योतिष कला तथा भारतीय रंगमंच में यवनी का यानी पर्दा का विकास यवनों के ही देन है। यवनों द्वारा भारत में एक नवीन कला शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास किया था। किसने? यवनों ने किया था। इन्होंने भारत में राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था किसने? यवनों ने किया था। इन्होंने सांचों से सिक्का निर्माण की विधि का प्रचलन किया। यवनों ने ही सांचों से सिक्का निर्माण की विधि का प्रचलन किया एवं उन पर राजा का नाम, चित्र, तिथि का अंकन का प्रचलन प्रारंभ किया। किसने? यवनों ने ही सब किया। इसके बाद शक वंश है। शक वंश यवनों के पश्चात शक बोलन दर्जे से होते हुए भारत आए, जो मूलतः उत्तरी सीरिया के निवासी थे। शक। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन कहा गया है, जो भारत में 5 भागों में विभाजित थे। शक 5 भागों में विभाजित थे। भारत में छहरात वंशीय शासक नहपान तथा कादरमक वंशीय शासक रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शक शासक हुए। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील जो गुजरात में था उसको जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था, जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया, जो विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है।
संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन है? तो जूनागढ़ अभिलेख। और किसके द्वारा यह जारी किया गया? तो रुद्रदामन के द्वारा। अब है पहलव वंश यानी पार्थियन साम्राज्य। पहलव वंश यानी पार्थियन साम्राज्य। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पहलवों का शासन स्थापित हुआ। ये मूलतः ईरान के निवासी थे। पहलव ईरान के निवासी थे। भारत में पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था, जबकि सर्वाधिक शक्तिशाली पहलव शासक गोंडोफर्निस हुआ। गोंडोफर्निस या खोंडोफर्निस हुआ। पहलवों के साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा किया गया। पहलवों के साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा किया गया। अब आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश पश्चिमोत्तर भारत में पहलवों के शासन का अंत करके कुषाणों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कुषाण मूलतः चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस द्वारा की गई। जब भीम कडफिसेस को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक जबकि भीम कडफिसेस को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। स्थापना किया कुडुल कडफिसेस ने, लेकिन वास्तविक स्थापना भीम कडफिसेस ने किया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का की शुरुआत भीम कडफिसेस द्वारा की गई। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की शुरुआत भीम कडफिसेस द्वारा की गई। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक था, जिसने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया, जिसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसी शक संवत को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है, जिसका प्रारंभ 21 मार्च से माना जाता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। अशोक की भांति कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संरक्षण प्रदान किया। इसी कारण इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। कनिष्क कला संस्कृति साहित्य का महान संरक्षक था। इसी के काल में गांधार तथा मथुरा कला जैसी मूर्तिकला शैलियों का जन्म हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क द्वारा चीनी शासक पांचाओ से 2 युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रथम युद्ध में कनिष्क की पराजय हुई तथा द्वितीय युद्ध में कनिष्क विजय रहा। कनिष्क एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क वाशिष्क तथा हुबिष्क कनिष्क के उत्तराधिकारी हुए। कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन हुए? वाशिष्क तथा हुबिष्क हुए। वासुदेव कनिष्क वंश का अंतिम महान शासक था। कनिष्क वंश का अंतिम महान शासक कौन था? वासुदेव था। अब है कुषाणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कुषाणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कुषाणों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई। इन्होंने राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत इन्होंने देवपुत्र उपाधि जैसी उपाधि धारण की। इन्होंने देवकुल प्रथा यानी मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करके मंदिर बनवाना, इसे देवकुल प्रथा कहा जाता है, का आरंभ किया। इन्होंने शासन की छत्र प्रणाली को अपनाया। शासन की छत्र प्रणाली को कुषाणों ने अपनाया था। कनिष्क ने मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। संभवतः सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजा हुई। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया और उसकी पूजा की गई। इन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। इन्होंने दंड नायक एवं महादंड नायक जैसे पदों का सृजन किया। दंड नायक एवं महादंड नायक पदों का सृजन किसने? कनिष्क ने किया। अब है मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक संरचना। मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। हालांकि कुषाणों एवं सातवाहनों का साम्राज्य अपेक्षाकृत विस्तृत था, लेकिन वह मौर्य साम्राज्य की भांति न तो विस्तृत था और न ही केंद्रीकृत था।
सातवाहनों के काल में भूमिदान की प्रथा प्रारंभ हुई। भूमिदान की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो सातवाहन के काल में, जिसने आगे चलकर सामंतवाद के उदय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नानाघाट वह पहला अभिलेख है। नानाघाट वह पहला अभिलेख है जिसमें भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और मौर्योत्तरकालीन मुद्राएं था। धातु और उसका नाम, किस धातु से बना हुआ था और उसका नाम क्या था? सोने का सिक्का था, उसको निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्का जो था उसको शतमान कहा जाता था, और तांबे को सिक्का को काकनी कहा जाता था। तांबे को सिक्का को काकनी कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत द्वारा रोम को मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत, हीरा इत्यादि का निर्यात किया जाता था तथा रोम से शराब, सोने के सिक्के, शीशे इत्यादि आयात किए जाते थे। मौर्योत्तर काल में निगम का प्रधान श्रेष्ठी तथा श्रेणी का प्रधान प्रमुख कहलाता था। मौर्योत्तर काल में निगम का प्रधान श्रेष्ठी तथा श्रेणी का प्रधान प्रमुख कहलाता था। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त तांबा, चांदी तथा प्रोटीन यानी तांबा, जिंक, शीशा आदि के भी सिक्के चलवाए मिश्रित करके। मौर्योत्तर काल में साटक नामक वस्त्र मथुरा में बनाए जाते थे। साटक नामक वस्त्र कहाँ बनाए जाते थे? मथुरा में बनाए जाते थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारत रोम व्यापार का वर्णन किया है। हिपालस नामक ग्रीक नाविक द्वारा अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी हिपालस ने दी थी। मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ, जिन्हें समाज द्वारा आत्मसात कर लिया गया है। इसी क्रम में विदेशियों को ब्रात्य क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया। विदेशियों को ब्रात्य क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया था। कुषाण शासक शिव और बुध दोनों के उपासक थे। कुषाण शासक जो थे शिव को और बुध दोनों के उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर इन दोनों देवताओं को चित्र मिलते हैं। इस काल में शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिश थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश थे। मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म से ही जुड़े हुए भागवत संप्रदाय का उदय हुआ। इसके समर्थक कृष्ण की पूजा करते थे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की शाखा महायान का उदय चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था महायान शाखा का उदय। और मौर्योत्तरकालीन साहित्य क्या है? रचना और रचनाकार। जैसे रचनाएं हैं, गाथा सप्तशती, इसका रचना किया था हाल ने किया था। महाभाष्य के पतंजलि ने लिखा। चरक संहिता को चरक ने लिखा। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा। मिलिंद पन्हों को नागसेन ने लिखा। कामसूत्र को बादशाह ने लिखा। सौदरानंद बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा। स्वप्नवासवदत्ता को भाष ने लिखा। चारुदत्ता का भाष ने लिखा है। उरुभंग को भाष ने लिखा है। तो इस तरह से एनसीईआरटी सार संग्रह सब्जेक्टिव का प्राचीन भारत का इतिहास था, इसमें मौर्योत्तर काल। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।